ये दो शब्द सुनकर हर एक्टर के, बल्कि सेट पर मौजूद हर इंसान के जहन में वही वाली फीलिंग आती है जो बचपन में आती थी जब स्कूल की पैकअप वाली यानी छुट्टी वाली घंटी बजती थी। तो चलिए कुछ ऐसे ही फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं आज की हमारी इस पैकअप स्पेशल स्टोरी के साथ। हम लोग रूम पे आ गए हैं। सबसे पहले रूम पे आके तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, उसके बाद ये मेरा विग निकालते हैं एंड मेकअप मैं कभी कभी रिमूव करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। आज हालत थोड़ी सी ख़राब है तो आज रिमूव कर लेते हैं मेकअप। पैकअप होते ही सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको। पैकअप आई थिंक एक ऐसा वर्ड है जो सुबह आते ही लोग सुनने के लिए कि पैकअप, एंड जब अर्ली पैकअप होता है तो दैट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस ऑल टुगेदर। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, समटाइम्स आई फील कभी कभी बोर होती हूँ तो मुझे लगता है पैकअप कब बोलेंगे, बिकॉज कभी कभी सीन्स ही नहीं होते। जैसे परसों मैं शूट कर रही थी और बहुत कम सीन्स थे तो मैं रूम पर ही थी, तो आई वाज लाइक कब पैकअप होगा, या तो बुला लो या तो पैकअप कर दो। तो अभी सब कुछ हो गया है, अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ और हम मिलेंगे चेंज करने के बाद। तो प्रतीक्षा आ गई है वापस, कृतिका बन चुकी है। दिस इज़ मी कृतिका। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बैग मैं अभी ला रही हूँ, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा खाना खा रही हूँ बिकॉज बीच में मुझे अभी 2-3 दिन पहले बहुत एक्सर्शन हो गया था, तो मैं अभी प्रॉपर खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बैग में बस मेरा मेकअप, सनग्लासेस, सो 2-3 पाउचेस हैं। इट्स अ ओपन बैग, टोट बैग, सो 2 पाउचेस हैं। देन आई हैव माई quickly I'll show you guys, I'm not going to show. I have my mints, my diary, my wallet, charger and other stuff. तो यही सारी चीज़ें हैं। फाइनली इतने हेक्टिक डे के बाद पैकअप हो गया है, सब कुछ कर लिया, मेकअप रिमूव किया, हेयर विग हटाया, ड्रेस चेंज किया। अभी बिल्कुल घर जाके ऐसे सोने का मन है, तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर की तरफ। आई फील अभी ये एडिक्शन हो गया है एंड आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। मैं घर पे भी अभी जाऊँगी ना तो मैं चेंज नहीं करूँगी, तो बेड पे ऐसे लेट के ऐसे फ़ोन 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। देन आई एम लाइक क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग कृतिका, वेकअप, क्या कर रही है। फिर मैं जाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ। सो ये मुझे चेंज कर रहा है, दिस इज़ बैड। तो हम पैकअप के बाद घर जा रहे थे, बट घर जाते जाते बीच में कभी कभी भूख लगती है और पानी पूरी खाने का मन करता है, तो मैं यहाँ आती हूँ पानी पूरी की शॉप में। तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ आना, ये लोखंड वाला में, एंड आई लव पानी पूरी। तो ये है, यहाँ पे अभी हम पानी पूरी खाएंगे, चाट खाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, आज बहुत खा लिया है क्योंकि मैंने। सो या दैट्स इट। अभी फाइनली घर में आ चुकी हूँ। फाइनली पानी पूरी खाने के बाद इतना ट्रैफिक बीट कर घर आ गए। ये सबसे दिस इज़ लाइक
सबसे खुशी की बात है जब हम घर आ जाते हैं और अभी मैं जाऊंगी और शांति से सो जाऊंगी बस। बहुत थक गई हूँ, बट हाँ बहुत मज़ा भी आया, थक भी गई हूँ, काफ़ी बातें भी की हम लोगों ने, तो इट वॉज़ गुड, आई लव्ड इट। देखिए, पीयूष मिश्रा एक ऐसे एक्टर है जो अपने हर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि लगता है ये एक जीता जागता इंसान है जिससे आप मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपना हर काम इसी शिद्दत के साथ करते हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसकी बुक रिलीज हुई। किताब का नाम आपको सुनकर थोड़ा हो सकता है आप अचंभित हो जाए, लेकिन ये पीयूष मिश्रा है और ये खुद ही से पूछ रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात पीयूष मिश्रा। लोग बागों ने मुझे मतलब एक जनरेशन थी जो पूरे मुझे भगवान माना करती थी, उनका भ्रम तोड़ना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने किताब लिखी, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। सबको मालूम है कौन है, उसने बदतमीजी भी की थी बहुत, मेरा क्रेडिट नहीं दिया था मुझे, अपने राइटर को देना चाहता था, सारी पिक्चर दिखवा ली थी मुझसे। उर्वशी अधिक खतरनाक केस था, उर्वशी में तो मैं जो है बाकायदा बहक गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पंड्या और आज मेरे साथ हैं पीयूष मिश्रा जी, जिन्हें पहचान की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उन्हें तो हर कोई जानता है। लेकिन शायद आप लोग जानते भी होंगे कि उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस किताब का नाम ये क्यों? हाँ, लोग बागों ने मुझे मतलब एक जनरेशन थी जो पूरे मुझे भगवान माना करती थी, बहुत ही महान बनाती थी मुझे, तो बहुत इतना महान कि मैं इतना महान हूँ नहीं, तो मैंने बतलाने के लिए उनका भ्रम तोड़ना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने किताब लिखी, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। नंगा सत्य इसके बारे में, ये ऑटोबायोग्राफी मेरी। किताब जब आपकी शुरू होती है तो उसमें सबसे पहली बात डर की आती है, तो ये क्यों? डर होता है, हर बंदे में होता है, मतलब हर बंदा जो ज़रा सा भी नाराज़ होता है उस बंदे में डर रहता है, नैसर्गिक होता है डर, हर बंदे में डर रहता है, और हर डर को लेकर हम ज़िंदगी भर जीते हैं, इस डर का हम निदान खोज नहीं पाते। तो बिल्कुल एंड में जो है अगर हम इसको जो है किसी के सामने जाहिर कर दें कि हम इसलिए डरते हैं, हमारे अंदर डर इस बात का है, अगर किसी को सामने जाहिर कर दें नंगे बन के कि जो हमें किस बात का डर है, तो डर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इत्तेफाक से जो है पूरी ज़िंदगी लग गई ये फैक्ट समझने में, ये जेस्चर करने में कि मैं डरता क्यों हूँ और मैं कुछ किस बात से डर है, और जब कर दिया तो मालूम पड़ा कि बहुत मामूली सी बात थी। इसमें मैंने ये भी जाना कि आपने कई बार अपना नाम बदला है। हाँ, नाम कई बार नहीं बदला, एक बार ही बदला है। पहले मेरा नाम था प्रियकांत शर्मा, 10th के बोर्ड में जो है मेरा नाम लिख कर आया मार्कशीट पर पीयूष मिश्रा, तो वो जो है मैंने चेंज कर दिया था, मतलब आपकी पुरानी चीज़ों को दफन करने का इरादा था। प्रियकांत से मुझे जो है बहुत सारी पुरानी बातें याद आया करती थी, बचपन याद आया करता था, जो कि अच्छा नहीं था डेफिनेटली। एक और इंटरेस्टिंग बात इस किताब को पढ़ के हमने जानी कि इश्क खट्टा होता है, इश्क मीठा होता है, किसी के लिए इश्क अच्छा या बुरा होता है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं इश्क जिंजर भी है। जिंजर के साथ में जो है मेरे बड़ा मनोहारी इश्क था, टीचर थी मेरी, और बड़े मनोहर तरीके से जो है मेरा पहला, मैंने इसमें लिखा भी है, पहला चुंबन जो है आपके मेरा उनसे हुआ था। आपके लाइफ के सफ़र को देखूं तो आप जब मुंबई आए तब आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, आपका एक बेटा भी था और उसके हाँ, और आपकी मदर भी आपके साथ थी, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी मुंबई आने में? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है देर कर दी, लेकिन फिर बाद में नहीं भी लगता। मुझे लगता है कि जो काम जिस वक्त होता है वो सब सही होता है। तो अगर पहले आता तो पहले मेरे लिए शायद काम नहीं मिलता, जिस वक्त आया उस वक्त तक सिनेमा चेंज हो चुका था, सत्य आ चुकी थी, मकबूल से मैंने प्रवेश किया, मकबूल और मातृभूमि, वो एक ट्रांजिशन फेज था हिंदुस्तानी सिनेमा का, जब सिनेमा चेंज हो रहा था, जब एक्टिंग की डिमांड बढ़ गई थी, जो OTT प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो चुके थे, आए नहीं थे, आने शुरू हो चुके थे। अनुराग कश्यप आ चुका था तब, अनुराग कश्यप के शुरुआती दौर का जो ये फेज था जबकि मैंने सिनेमा में कदम रखा। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, आपने एक हेल्दी डायरेक्टर के बारे में जिक्र किया है, तो कौन है वो हेल्दी डायरेक्टर? नहीं, वो ज़रा सा भी जो मेरी ज़िंदगी को जानते हैं वो आराम से मालूम पड़ जाएगा उनको कि कौन है वो हेल्दी डायरेक्टर। हेल्दी डायरेक्टर इसी बॉम्बे में है, उसी ने मुझे बुलाया था पहली बार लिखने के लिए, सबको मालूम है कौन है। उसने बदतमीजी भी की थी बहुत,
मेरा क्रेडिट नहीं दिया था मुझे, अपने राइटर को देना चाहता था, सारी पिक्चर रखवा ली थी मुझसे, करीब 1 साल तक मुझे बिठाया था यहाँ पर, 1.5 साल तक, और उसके बाद में मेरा क्रेडिट देने में उसने आपकी बदतमीज़ी की थी। तो मैंने उस बदतमीज़ी का जवाब अपने तरीके से, तब मेरा दिमाग ख़राब था, शराबी था मैं, तो उस वक्त मैंने उसका जवाब जो है अपने तरीके से दिया, और वो तरीका बड़ा ख़तरनाक था। आज भी लोग उस तरीके को याद रखते हैं, तो उसको टिट फॉर टैट जो है मैंने, और वो आज तक वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जी, आप जैसे बता रहे थे कि आपकी वाइफ भी ये बुक पढ़ रही हैं, तो उन्होंने संगिनी के बारे में भी पढ़ा होगा? हाँ, संगिनी के बारे में पढ़ा हूँ, सबके बारे में पढ़ा हूँ, उर्वशी के बारे में पढ़ा हूँ। उर्वशी अधिक खतरनाक केस था, बल्कि संगिनी से अधिक खतरनाक केस था। संगिनी से तो मेरे संबंध थे नहीं, वैसे भी ऐसे संबंध थे नहीं, लेकिन उर्वशी अधिक खतरनाक केस था। उर्वशी में तो मैं जो है बाकायदा बहक गया था। जी, आपकी लाइफ में हेलमेट का प्रभाव अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। का प्रभाव अभी तक नहीं है। हेमलेट मेरा पहला ब्रेक था। हेमलेट वॉज द टाइड चेंजर, मतलब उस ब्रेक से जो है मेरी दिशा बदल गई थी। लोग बाग मुझे एक्टर के तौर पर जानने लगे थे, तो आज भी याद करते हैं लोग बाग उसको, लेकिन हेमलेट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्क ओपनर था मेरा हेमलेट। एक दिन पहले ही सलमान खान ने ये कहा कि OTT पर भी नियंत्रण होना ज़रूरी है, गाली गलौज है, फिर न्यूड सीन्स हैं, उन सब पर नज़र मतलब सरकार को भी रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल उस पर जो है सेंसर आना चाहिए। ये सब बकवास जो है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई जंगल राज थोड़ी है साला कि कुछ तो भी करते जाएंगे, कैसे तो भी गाली, कैसे तो भी सीन्स, और नग्न न्यूड, और अननेसेसरली, मतलब कई एक चीज़ों में तो अननेसेसरली होता है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कई एक जगह तो अननेसेसरली होता है, तो वो बड़ा ख़राब लगता है। मतलब मैं परिवार के साथ देख रहे हैं आप कोई सीरीज़, और इतने भद्दे सीन्स आ गए, और इतने भद्दे सीन्स हैं कुछ एक तो कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता, और बड़ी हिट सीरीज़ हैं वो। तो सच बोल देने से औकात बढ़ती है? सच बोल देने से औकात घटती तो नहीं, ये मुझे मालूम नहीं बढ़ती है, नहीं घटती तो नहीं, घटती तो कतई नहीं। हम डरते हैं सच बोलने से, खामखा डरते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन दिनों ना एक बहुत अच्छी चीज आई है, विच इज अ वेरी वेलकम चेंज। इंसान पतले होने से ज्यादा फिट होने पर ध्यान दे रहा है, और ये बात हमारे एक्टर्स पर भी लागू होती है। तो चलिए आज इमली की जो चीनी है यानी सीरत कपूर, उनके साथ एक दिन बिताते हैं, बल्कि थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, बिकॉज ओवर टाइम जिमिंग करना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिम में उनका रूटीन क्या होता है, आइए दिखाते हैं। आज मेरा ऑफ है शूट से, मैंने सोचा थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो वी आर गोना गो टू दिस जिम एंड देखते हैं क्या क्या करते हैं हम यहाँ पे। So today I've decided I'm going to do a full body workout, arms, legs, everything. And before we begin, we are going to start with dynamic stretches so that our body warms up for the further exercises. Come. मुझे टाइम मिलता है तो मैं YouTube पे वीडियो लगा लेती हूँ। मेरी फेवरेट है एक होली ढोलकी करके, उनका YouTube चैनल है, एंड वो आर्म्स की वर्कआउट मेरी फेवरेट है जो वो करवाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो 7 मिनट्स का एक वर्कआउट होता है वो करती हूँ, देन मैं फुल बॉडी पे जाती हूँ बिकॉज आर्म्स में पहले ट्राई करती हूँ। एंड या होम वर्कआउट्स द बेस्ट। सो हम लोग अब अपनी स्पाइन को वार्म अप करने के लिए वी आर गोइंग टू डू कैट एंड कैमल पोसेस। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, चाहे वो कितना भी, जैसे वंस इन अ व्हाइल कभी क्रेव हो जाए तो हो जाए, बट अदरवाइज फ्राइड और मैदा मैं अवॉइड करती हूँ। वर्कआउट एंड ईट एवरीथिंग।
आई नो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो आई वर्कआउट, मैं निकाल लूँगी सारी मेहनत, लेकिन खाऊंगी सब कुछ। आज तो सीरत बहुत दिनों के बाद जिम में आई है, फर्स्ट टाइम मतलब एक तरह से कहेंगे तो बिगिनर्स के लिए जो वर्कआउट हम लोग ट्रेनिंग में स्टार्ट करते हैं, सो हम लोग वैसे ही चलेंगे आज, सबकी ट्रेनिंग करते हैं। ओके ठीक है, सो चलिए ऊपर चलें। पहले सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसमें कभी कभी एलोवेरा या आंवला डाल लेती हूँ एंड वो बहुत अच्छा होता है आपके क्लीनिंग के लिए अंदर से। देन उसके बाद आई ईट समथिंग न्यूट्रिशियस बट नॉट वेरी हैवी फॉर ब्रेकफास्ट, लाइक आई लाइक टू ईट चिल्लास मोस्टली। लंच से पहले आई ट्राई कि मैं सैलेड, क्यूकम्बर, कैरेट ऐसे सब कट करके मम्मा देती है तो वो खा लूँ। एंड लंच में आई लाइक टू ईट नॉर्मल दाल सब्जी रोटी। और रात में मैं मिनिमम खाने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज रात को यू हैव टू जस्ट स्लीप, यू डोंट हैव एनी एक्सरसाइज टू डाइजेस्ट दैट फूड। आई जस्ट ईट वेजिटेबल्स का सूप, आई ईट दैट। सर आप कुछ टिप्स दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को और मुझे कि हमें क्या फिटनेस के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, एज एन एक्टर क्या फॉलो करना चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको टाइम लगे, आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट अपने लिए निकालें कि हाँ हम लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। और खाने का बहुत ध्यान रखिए। मोस्टली क्या होता है, शूट होते हैं तो डाइट फॉलो नहीं कर पाते, बट क्या होता है जो बेसिक डाइट होती है, सिंपल एक मूंग दाल, राइस या सैलेड हर जगह अवेलेबल है, तो आप उस सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। फ्राइड आइटम से बचिए, जो डीप फ्राइड आप खा लेते हैं कि चलो ठीक है डीप फ्राइड ले लिया, वो सब चीज़ों से बचो और अपनी बॉडी को मेंटेन करो। डाइट अगर एक बार को मेंटेन रहेगी तो आपको जब भी टाइम लगे आप जिम जाएंगे, आप बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपका डाइट ही गलत है, ख़राब है, आप कुछ भी खा रहे हैं और सोचते हैं कि हम लोग कल जाएंगे जिम या कल बर्न कर देंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आता, वो कवर अप नहीं होता है कभी, नहीं हो पाता। एक टाइम का खाना हमारा 10 दिन का वर्कआउट खराब होता है। यस, तो आप हेल्दी रहिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए अच्छे से और जब भी टाइम लगे जिम आते रहिए। आ जाऊंगी, जब भी टाइम मिलेगा आपके पास आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मेरा आज का वर्कआउट खत्म हुआ विद एक्सोशा फिटनेस एंड नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय। तेरे इश्क में घायल भेड़िया, पता नहीं क्यों इस सीरियल का नाम लेते ही ना मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन टू कीप माई पर्सनल फीलिंग्स असाइड, जी हाँ, उनको दरकिनार करते हुए आगे सीरियल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर ईशा और अरमान का एक बड़ा ही रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा आपको। लेकिन न जाने क्यों हमें फिर से वो वाली फीलिंग आ रही है कि इस सीन के आसपास या फिर बाद में ना अरमान अच्छे भेड़िए से बुरा वाला भेड़िया बनने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब वी कुड बी रॉन्ग बट फीलिंग तो है ना। प्यार की सारी हदें तोड़ देंगे अरमान और ईशा, ऐसा इन्हें देख के लग रहा है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज्यादा खो गए हैं कि ये भूल गए हैं कि अरमान एक भेड़िया है जिसे कभी भी खून की तलब लग सकती है। वेल रोमांस तो हो रहा है दोनों के बीच में, बट इससे पहले अरमान वाज एज वी कॉल इट अ वेजिटेरियन भेड़िया। वो इंसानी खून नहीं पीते थे, वो बाकी सब जगहों से जानवरों का खून वगैरह पीते थे। इस रोमांस के पहले कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि अरमान के जुबां पर लग गया है ईशा का खून और अब अरमान से ईशा की जान को भी खतरा है, क्योंकि जब जब अरमान ईशा के करीब जाता है वो इंसानी खून की महक से बेकाबू हो जाता है।
अरमान ने जो है वो ईशा का खून चख लिया है और ईशा ने वो किया इसलिए ताकि वो अरमान की जान बचा सके। सो आई वुड जस्ट से दैट ईशा पे हाँ कहीं ना कहीं एक रिस्क आ गया है। वैसे ईशा, आपके लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि शो में आपके पापा की एंट्री जो हुई है, जी हाँ, बख्तियार ईरानी शो में ईशा के बायोलॉजिकल पापा के किरदार में नजर आएंगे। और इसे क्या हुआ? टेंशन में या शक्ल ही ऐसी? अभी भी उसकी एक दोस्त की मौत हुई, तुम थोड़ा सा ले सकते हो। थोड़ा सा सेकंड नेम सेल्स के लिए। खैर, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर भेजे थे साइन करने के लिए। हम एक बार मिलके नाम है लड़के। एक्सक्यूज मी, इतनी बार बताऊं कि मेरे भाई की प्रॉपर्टी है और मैं ऐसे ही तुम्हें किसी नंदनी मंदनी को बेचने नहीं दूंगा। लेकिन ये राज अभी तक शो में किसी के सामने नहीं आया है, और इन्हें आप आम इंसान मत समझिए, क्योंकि ये वो है जो शहर से सारे भेड़ियों का खात्मा करने वाले हैं। या मैं वो काउंसिल से हूँ जहाँ मैं भेड़ियों को मारने आया हूँ। सो आई जस्ट फील दैट जितने भी भेड़िए हैं इस इलाके में, बच के रहिए। अब इस काम में व्योम कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि व्योम की बेटी ईशा एक भेड़िया से ही प्यार करती है, तो भेड़ियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल अपराजिता में लीजिए मोहिनी का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भैया जब हीरोइन का नाम ही हो अपराजिता, यानी इनकी तो जीत पक्की है ना। तो भांडा फोड़ कर दिया मोहिनी का, और मोहिनी जो है अब 9-2-11 हो रही है। लेकिन इनको भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया की वैम्प है, इनकी कभी भी री एंट्री हो सकती है। और वैसे भी ये अपनी बेटी को छोड़ कर जा रही है, यानी कि वापस आने का रास्ता खोल कर जा। पाप का घड़ा कभी न कभी तो फूटता ही है। सो देखिए, मोहिनी के पाप का घड़ा भी फूट गया है। अपराजिता को इस बार जीत मिल गई है। मोहिनी जिसने अपराजिता से उसका पति छीन लिया था, और तो और जब वो दोबारा लौट कर आई तो उसने अपराजिता की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। लेकिन अब उसके सभी करतूतों का पता चल गया है, इसीलिए तो अब उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मोहिनी के लिए सबसे बुरी अपराजिता है, और मोहिनी की लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अपराजिता की वजह से है। तो बस एक ही दुश्मन है उसका इसकी ज़िंदगी में, और वो है अपराजिता, और उसी को चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश करती आई है, पर अब उसका भांडा फूट चुका है। बुरे का अंत तो होना ही। तो हाँ, मोहिनी की असलियत सबके सामने आ गई है, और सबको पता चल गया है कि उसने आज तक किस किस को कैसे कैसे परेशान किया। तो अब कोई भी नहीं चाहता कि मोहिनी घर पर रहे, तो मोहिनी घर के बाहर जा रही है। लेकिन ये बात निया यानी कि मोहिनी की बेटी को हजम नहीं हो रही है। तभी तो देखिए कैसे वो अपराजिता पर गुस्सा निकाल रही है, उसके साथ एकदम बुरा व्यवहार कर रही है। प्लीज अब इस घर से निकल जाइए, क्योंकि अगर मेरी मॉम इस घर में नहीं रहेंगी ना, तो आप भी इस घर में नहीं रहेंगी। समझ आया आपको? मोहिनी घर से तो बाहर जा रही है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी से बाहर नहीं जा रही है। वो बिल्कुल रहेगी और अपने कारनामे करती रहेगी, पर वो कैसे करेगी, किसके थ्रू करेगी और कहाँ रहेगी, इसके लिए तो लोगों को शो देखना पड़ेगा। बट हाँ, मोहिनी कहीं नहीं जा रही, मोहिनी यहीं है। अब एक बेटी के लिए उसकी माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, इसीलिए निया को अपनी माँ सही लग रही है। अब निया का कहना है कि मेरी माँ तो गई, अब तुम भी यहाँ से जाओ। अपनी नजरों के आगे मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। यही चाहती थी ना कि मेरी मॉम इस घर से निकल जाए। आपकी वजह से आज मेरे मॉम और डैड एक दूसरे
क्या चाहिए अब आपको? क्यों आई थी आप इस घर? जल्दी से रिश्ते आइए ना ताकि अपने डैड को मुझे छीन पाए। होने नहीं दूंगी, मैं नहीं छीनने दूंगी। निकल जाइए घर से, समझ आया आपको? समझ आया? निकल जाइए। अब अक्षय भी सोचेगा कि उसे क्या करना होगा ताकि घर की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। अब अक्षय ने निया की हालत देखी है, अपनी बेटी की ऐसी हालत वो हमेशा तो देख नहीं पाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा वो उसकी माँ को लेकर आएगा, यानी कि किसी न किसी तरीके से मोहिनी अपराजिता की जिंदगी में दोबारा लौटेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब फालतू की बात करते हैं। आई मीन लिटरली नहीं कि हम फालतू की बात कर रहे हैं, हम सीरियल फालतू की बात कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग भी ना कहाँ से कहाँ बात को खींच ले जाते हैं। बहरहाल सीरियल में कुछ ऐसा हो रहा है कि फालतू के जो पापा हैं उनको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन यू नो ना सीरियल की मैम वो जब तक काम में अड़ंगा नहीं डालेगी तो भाई हमारी सीरियल की बहू हरकत में कैसे आएगी। सो हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है। यू गेट द पॉइंट। तनीषा काम बिगाड़ेगी, फालतू काम संवारेगी। फालतू मैंने ना स्टोर रूम में चोरी देखी और मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। तुम प्लीज जाकर देख लोगी? पर स्टोर रूम में चूहे कहाँ से आ गए? ठहर को ये देख। वही गलती नहीं चाहिए। बच्चों शैतानी नहीं, मस्ती मत करो, दरवाजा खोलो। मिट्टी की तेल की खुशबू। हर जगह मिट्टी का तेल क्यों? फालतू की सौतन तनीषा की ये सोची समझी साजिश है। फालतू और अयान ने मिलकर बापू सा के काम को इस कदर संभाला कि मानो सारा काम एकदम आसानी से हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से तनीषा आई और उसने फालतू को स्टोर रूम में भेज दिया। फालतू मैंने ना स्टोर रूम में चोरी देखी और मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। तुम प्लीज जाकर देख लोगी? पर स्टोर रूम में चूहे कहाँ से आ गए? ठहर को ये देख। अब तनीषा ने पहले से ही सोच रखा था कि फालतू स्टोर रूम में जाएगी जहां पर पहले से मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है। बाहर से कमरा बंद हो जाएगा और उसके बाद आग लग जाएगी। तो ये शैतानी ने ये बहुत ज़्यादा बहुत इनह्यूमन काम हो रहा है, क्योंकि फालतू की जान लेने की कोशिश की जा रही है तनीषा के थ्रू। तो तनीषा फालतू की जान लेना चाहती है क्योंकि अयान के प्यार में वो इतनी पागल हो चुकी है कि अब उसको कुछ और नज़र नहीं आ रहा, वो सही गलत का फ़र्क भूल चुकी है। तो फालतू अयान खुश थे। फाइनली गेस्ट आए थे, बहुत सारे स्टार प्लस के प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, एंड फाइनली जब बहुत दिनों बाद खुशी आई थी तो तनीषा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तनीषा ने फालतू को किसी बहाने, चूहों के बहाने स्टोर रूम में भेजा और आग लगा दी रूम में। अब फालतू की जान खतरे में आ चुकी है। जैसा जैसा उसने सोचा था फिलहाल तो अब तक वैसा हुआ नहीं, लेकिन आग वाली सोच उसकी कामयाब हो गई। आग लगेगी लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हीरो है ना, वो आएगा अपनी फालतू को बचाने के लिए। अब यहाँ पर फालतू का दिमाग भी चलेगा क्योंकि वो जान गई है कि इस स्टोर रूम में जानबूझकर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़का है, और फालतू का शक किसी और पे नहीं बल्कि तनीषा पर ही जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, दोनों आपस में भिड़ेंगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मैत्री में मैत्री और नंदीश का रिश्ता अभी पक्का होता हुआ नजर ही आ रहा था कि लौट आई है नंदिनी। जी हाँ, वही सहेली जिसे मैत्री नंदू नंदू कहकर बुलाया करती थी, जिसके बिना मानो ना उसके दिन की शुरुआत होती थी ना दिन ढलता था। लेकिन अब इक्वेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि नंदीश का जब सवाल आएगा तो मैत्री किसको चुनेगी, अपने दिल के रिश्ते को या अपने बचपन की सहेली को।
नंदिश को जन्म देने वाली माँ नंदिनी को देखिए वो लौट आई है। अब मैत्री के लिए इससे बड़ी खुशखबरी वाली बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। इस सालों से मैत्री और आशीष का परिवार नंदिनी का इंतजार कर रहा था। आज जब वो ठीक होकर लौटी है तो देखिए इस सबसे पहले वो अपने बेटे से मिल रही है। अब नंदिश के लिए तो मैत्री ही उसकी माँ है, शायद इसीलिए वो नंदिनी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। नंदिनी उसे खाना खिलाना चाहती है लेकिन नंदिश है वो नंदिनी के पास भी नहीं जाना चाहता। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। नंदिश, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आलू के पराठे आपके फेवरेट है, हमेशा ही एक्स्ट्रा खाते हो। हाँ चलो लो बाहर है बाजी, नंदू देखना कैसे फट से खाएगा। और अगर कोई हाथों से खिलाए तो छोटू तिवारी की तो लॉटरी है ना। नंदिनी को देखिए कि कितने जतन कर रही है अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाने की, लेकिन बेटा है कि मानने को तैयार नहीं है। उसे तो मैत्री माँ के पास जाना है, मैत्री माँ के हाथ से पराठे खाने हैं। मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है। अब हर कोई परेशान है। आशीष और मैत्री भी एक दूसरे को देख रहे हैं। अब करे तो क्या करे, नंदिनी को थोड़ा अटपटा तो लग रहा है और अब इसी का फायदा नंदिनी की माँ उठाएगी और दोनों सहेलियों के बीच कलेश पैदा करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।